9 बरस की थी जब मेरे वालिदैन ने मुझे जमींदारनी के घर काम के लिए छोड़ दिया। वो सारा दिन मुझसे काम करवाती और बहुत बातें भी सुनाती। एक रोज सख्त धूप में काम के बायस मुझे तेज बुखार हो गया। जमींदारनी ने इतनी बातें सुनाई कि मैं घर से भागकर बस में सवार हो गई। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बस में दो खौफनाक किस्म के आदमी थे जिन्होंने मुझे पकड़कर तोड़े में डाला। ये कहानी जिस लड़की की है, मैं इसी की जुबानी लिखने जा रही हूँ। इन दिनों हम एक गांव में रहा करते थे। हमारे घर का सहन कच्चा था। 2 कमरे, एक छोटा सा सहन, कमरों के आगे बरामदा, जिसमें एक तरफ कोने में चूल्हा बना था। सर्दियों गर्मियों हर मौसम में हांडी इसी मिट्टी के चूल्हे पे बनती और रोटियां तंदूर पर। उस सहन में एक दरख्त के नीचे नस्ब था। ये छोटा सा घर, जिसको मैं अपना घर कहती थी, दरअसल हमारा नहीं था, बल्कि ये घर भी मलिक साहब ने हमें अपनी जमीन पर बनवा कर दिया था। मेरे अब्बू और अकलौता भाई इनकी जमीन पर काम करते थे। इनकी फसल उगाते और काटते थे, और माँ इनकी भैंसों का दूध दोहती, इनको चारा डालती और इनके माल मवेशी की देखभाल करती थी। मेरे भाई और अब्बू तपती धूप में गंदम की बालियां काटते और इनकी ढेरियां बनाते थे, और माँ रोजाना मलिक साहब की भैंसों के दूध से लस्सी बनाकर मक्खन निकालती। जब मक्खन से मटकी भर जाती तो वो इसका घी बनाती और फिर बुआ जी यानी मलिक साहब की बीवी के हवाले कराती। हमारे घर में मालिक के घी के भरे कनस्तर मौजूद होते थे, मगर हम बच्चे छाछ पर गुजारा कर लेते। कभी जो कोई बहन भाई अम्मी से मक्खन के लिए जिद करता, अम्मा इसको तंदूर की आग तेज करने वाली लकड़ी से मारने को दौड़ती। हम जानते थे कि माँ हमको मक्खन न देगी, फिर भी हम रोज ही जिद करते थे कि हमें मक्खन दो। जो सुबह ही सुबह माँ को सहन में अपने पीछे दौड़ाते थे, ये हम बच्चों का रोज का मामूल था। अब्बू बेचारे चुपचाप ये तमाशा देखते, कभी कभी बोल भी पड़ते, अरे नेक बख्त ये बच्चे हैं, जरा सा मक्खन इनको दे दिया कर। आखिर क्यों इतना तरस आती है इन बेचारों को। मटकी से कोड़ी सा मक्खन निकालने से आसमान तो नहीं गिर पड़ेगा। अम्मी आगे से कहती, बुआ जी को क्या जवाब दूंगी, हमारे एक नहीं 5 बच्चे हैं, रोज जरा सा भी निकालूंगी तो बचेगा क्या। इस पलटन का पेट तो भरेगा ही नहीं। हम बहन भाई कहते, अरे बुआ जी को कौन सा मक्खन तोलेगी, इसको क्या खबर कितना मक्खन निकलता है छाछ से। अम्मी आगे से कहती, अगर मक्खन नहीं घी तो तोलेगी। वो अब्बू को कहती, मुझसे ये ना होगा, तुम ही उठकर दे दो मटकी से निकाल कर इनको, फिर ये हिसाब किताब तुम्हारी गर्दन पर ही होगा। मैं बेईमानी ना करूंगी। अब्बू थोड़े ईमानदार से ही, मगर इतनी सारी मेहनत के बदले में थोड़ा सा अपना हक लेना, कोई चोरी तो ना हुई। एक बाप की शफकत से इनके दिल को इन्हीं सोचों से तसल्ली मिलती थी। तभी अब्बू मट्टी की मटकी में भरी छाछ में हाथ डालकर थोड़ा सा मक्खन निकाल कर हमारी रोटियों पर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख देते थे। तभी अम्मी की घूरती आंखों से नजरें मिलाए बगैर कहते भी थे कि हाँ हाँ मैं हूँ, जवाब दे। यहाँ पर भी हिसाब किताब मेरी गर्दन पर, और वहाँ भी। तू तो ठहरी बहसती, भला तू क्यों करने लगी मक्खन की चोरी। हम बहन भाई मज़े लेकर मक्खन के साथ रोटी खाते। मलिक साहब की बीवी शहर में रहती थी। एक बार जब अम्मा बाबा घी का कनस्तर पहुंचाने मलिक साहब के घर गए, तो भुआ जी ने बहुत इसरार करके कहा, मेरी दोनों मुलाजमाएं, एक के भाई की शादी है और दूसरी बीमार है, मैं अकेली हूँ, घर का काम काज करने वाला कोई भी नहीं है, तुम्हें अपनी लड़की को मेरे पास छोड़ जाओ, वो यहाँ रहकर तरीका सलीका भी सीख लेगी और मेरे काम भी दूर हो जाएंगे। तब अम्मा ने जमींदारनी को यही जवाब दिया कि बहन जी, आप हमारे मालिक हो, आप जो हुक्म करो, हम बेटी को कल ही पहुंचा देंगे। अगले दिन मुझको जमींदारनी के पास छोड़कर मेरे माँ बाप दोनों वापस गांव लौट गए। कुछ दिन तो बड़ा जी मांदा रहा। 9 बरस की उम्र और जिंदगी में पहली बार अपनों से बिछड़ी थी। मैं बरामदे के सुकून से टेक लगाई मुंह बसूरे बैठी थी।
बुआ जी ने 4 दिन लाड प्यार किया, मनाया, तसल्लियां थपकियां दी, मगर मेरा मूड ठीक ना हुआ तो 5वें दिन छुरी उठा ली। किलातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो बोली, तू यूं न मानेगी, नवाब की बच्ची, मैंने तुझको अपने सुख की खातर मंगवाया है, इसलिए नहीं कि तू टसवे बहाए और मैं तेरे लाड उठाऊं। अब उठती है सीधी तरह कि उठाऊं जूती। मैं खौफजदा हो गई। अपना मुकद्दर समझकर मैं उठ खड़ी हुई, हाथ में झाड़ू पकड़ी और सारे घर की सफाई कर डाली। ढेर सारे बर्तन धोए, मसाला बनाया, आटा गूंदा, कपड़े धोए। सिर्फ रोटी मैंने ना पकाई कि वो मुझे पकानी ही नहीं आती थी। तवे पर डालती थी तो इकट्ठी होकर अजीब सी बन जाती थी। अक्सर हाथ भी जल जाता। बुआ जी ने ये मेहरबानी की कि कहा, ठीक है, रोटी पकाना मैं तुझको सिखा दूंगी। फिलहाल तू सिर्फ अपनी रोटी बना लिया कर। ये भी बताती चलूं कि जमींदारनी को हम बुआ जी क्यों कहते थे। अक्सर अमीर अपनी अगराज की खातर, हम गरीबों से कभी कभार रिश्ते जोड़ लेते हैं जो वक्ती और सरासर झूठे होते हैं, मगर इन रिश्तों से गरीब का दिल खुश हो जाता है। इसे अपनायत का एहसास होता है, मेहनत का सिला मिलता हुआ महसूस होता है। हम भी तभी मालकिन को बुआ जी कहते थे, यानी बाप की बहन। यहाँ पुप्पी को बुआ कहा जाता था। मेरे जब बुआ जी मेरे अब्बा को शाहजी भाई कहती तो वो बहुत खुश होते। बार बार ताकीद करते कि बुआ जी का ख्याल रखना, देखना इनको कोई तकलीफ ना हो, काम अच्छा करना, जो बताएं वो काम करना, बल्कि सारे घर का काम करना। जाने गुर्बत माँ बाप के दिलों को क्यों पत्थर का बना देती है कि वो अपनी औलाद से ज्यादा अपने मालकों के सुख का ख्याल करने लगते हैं। इन दिनों में इतनी कद में छोटी थी कि अलगनी तक हाथ नहीं जाता था, फिर भी अपनी कामत से बड़े बड़े कपड़े धोती थी। साबुन मुट्ठी से बड़ा होता था, हाथ में ना आता, बार बार फिसल जाता था। फिर भी बुआ जी कहती, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कपड़े धोना नहीं आते। मेरा ये जोड़ा अच्छे से साफ नहीं हुआ, चल दोबारा से इसको धो दे। मैं फिर से धुले हुए कपड़ों को फैलाकर साबुन घिसने बैठ जाती। भीगे हुए कपड़ों पर पानी के साथ साथ आंसू भी गिराती जाती थी और दिल ही दिल में अम्मा को कोसती थी कि कैसी माँ है मेरी, जिसने मुझको जन्म दिया मगर साथ जहन्नम में भी भेज दिया। आते समय मुझे मेरी गुड़ियों का पटारा भी उठाने ना दिया कि गुड़ियों में लग गई तो बुआ जी का काम कैसे करेगी। यहाँ आते ही इतना काम करना पड़ा कि जैसे मैं 9 बरस की बच्ची ना थी, कोई मशीन थी जो ना थकती थी ना आँख कर सकती थी, बस अपना काम किए जाती थी। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठना होता था, जब सारा जग सो रहा होता। मैं जागी होती थी, तमाम घर की सफाई कर चुकी होती तो बुआ जी बेदार होती। रात 10 बजे सोने को लेटती। कभी बुआ जी काम से खुश होकर पचकार लेती, वरना घिरकियां और कोसने। जब कभी अब्बा आते तो पूछते, मेरी मीनू काम तो ठीक कर रही है ना। बुआ जी आगे से हमेशा ही सर्द लहजे में कहती, शाहजी भाई बच्ची है, अपनी मर्जी हो तो अच्छा कर देती है, वरना काम बगाड़ के रख देती है। बस अब मैं क्या करूं मैं। अब्बा आगे से कहते, करना क्या है, बच्चे काम ना करें तो एक दो लगा दे, आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी। लड़की जात है, आज काम ना सीखा तो कब सीखेगी। बहन जी, आप ये आपकी बच्ची है, मेरी नहीं। आपके हवाले की है, चाहे चमड़ी उधेड़ दो। बुआ जी आगे से खुश होकर अब्बा से पूछती, इस बार दाने कम तो नहीं पड़े, चाहो तो 2 बोरी और ले जाओ। हाय अब्बा, मैं दिल में सोचती, तुम भी क्या कहे जाते हो। क्या मेरी चमड़ी उधेड़ने की कीमत बस 2 बोरी दाने की है। अब्बा, क्या तुम वाकई ये सब कुछ दिल से कहते हो, या फिर ये जालिम पेट तुमसे ऐसी मकरूह बातें कहलवाता है। जाते हुए वो मुझको अच्छा काम करने की ताकीद करके सर पर हाथ रखकर चल देती। मैं रोने लग जाती तो बुआ जी कहती, नवाब की बच्ची, क्या तेरा कोई मर गया है जो रो रही है। मेरे दिल का गुबार फटने को आ जाता। मेरा जी चाहता कि जलकर जवाब दूं, हाँ बुआ, मेरा बाप मर गया है, इसीलिए रो रही हूँ। मगर इनको जवाब दिए बगैर सब्र का घूंट भर कर काम में लग जाती।
कि फिर मेरी और शामत आ जाती। एक रोज तपती धूप में मैंने गंदम का बहुत बड़ा सा ढेर धोकर सैन में बिछी चटाइयों पर सूखने को फैलाया, तो मेरे दिमाग में एक अजीब तरह का धमाका हुआ। जैसे जून की इस दोपहर 12 बजे का सूरज सारे का सारा मेरी खोपड़ी में घुस गया हो और सर के अंदर ही तपते गोले की मान दहक रहा हो। साथ ही मेरा सारा बदन भी तपने लगा। मैं अपनी कोठरी में जा लेटी। बुआ जी ने आवाज दी, जल्दी आ देख क्या वक्त हो गया है। अभी तक तूने आटा नहीं गूंदा। कब तंदूर जलेगा और कब नवानी बीबी आकर रोटियां लगाएगी। वो तो बस आती ही होगी तंदूर पर रोटियां लगाने। तंदूर पर रोटियां लगाने एक औरत आया करती थी जिसका नाम नवानी बीबी था। मैं आटा गूंद कर रख देती और वो आकर रोटियां लगा देती। बुआ जी आवाजें आ रही थी और मेरा बदन दर्द से कराह रहा था। मैं चुपचाप सादे पड़ी थी। बुआ जी ने फिर आवाज दी। जब जवाब ना मिला तो वो गुस्से में मेरे पास खुद चल के आ गई। अरे सो गई है क्या? जवाब क्यों नहीं देती? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, बुखार है मुझे बुआ जी, सारा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं समझी वो मेरे माथे पे हाथ रख कर देखेगी कि बुखार है कि नहीं। बुखार तो था ही मुझे। वो आगे से चिल्लाकर कहने लगी, बुखार हो भी तो जुबान बंद नहीं हो जाती? क्या मुंह में घुंघनियां डाल के रखी है? जवाब तो दे सकती है ना तू। अरे कामचोर लड़की, तुझको खबर है ना कि आज अरूज और इसके बच्चे आ रहे हैं। बाहर का बहाना मत बना। अरूज का शोहर बहुत नक चढ़ा है। दामाद की तो 100 तरह से खातरें करनी पड़ती हैं। और ये कमबख्त नवानी बीबी भी अभी तक नहीं आई थी। पता क्या करूं अब मैं। एक तू है कि आज ही तुझको काम करने से मौत आ रही है। आने दे तेरे बाप को। इस बार तो तेरी चमड़ी उसी से उधड़वाऊंगी। मैं उठकर बड़ी मुश्किल से बैठ गई। वो ये कहकर चली गई कि डिनर सेट निकाल कर साफ रुमाल से पोंछ के रख दे। ऐन वक्त में बर्तनों का रौला पड़ेगा। आज तो मैं ऐसा रोई कि सावन के महीने में आसमान भी क्या रोता होगा। मैंने सोचा ये औरत है या संगलाख पहाड़ी, जो किसी के इतने दुख पर भी इसका दिल नहीं गरमाता। फिर ऐसे इंसानों में रहने का क्या फायदा? यहाँ तो बीमार को दवा की बजाय बददुआ मिलती है। काम का सिला घर क्यों से? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। तभी मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस जगह एक मिनट भी नहीं रुकना है। घर ही चली जाती हूँ। माँ बाप की मार तो इनसे भी बेहतर है। मैं बगैर बताए बुआ जी के घर से निकल भागी। सीधी लारी अड्डे को चल दी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। मैं अब 12 बरस की हो चुकी थी। शहर से गांव बहुत ज्यादा दूर न था। ये चंद कोस का फैसला था। जो सेठ खाली देखी इसी पर विराजमान हो गए। सोचा था कि जो होगा सो देखा जाएगा। क्या खबर बची जानकर बस वाला टिकट ही न मांगे। अगर इसने टिकट के पैसे मांग भी लिए तो अपने कानों में पड़ी चांदी की बालियां उतार कर इसको दे दूंगी। ये तो बच्चों वाली सोच थी, लेकिन अपने मालिक के नाम को सभी जानते थे। अगर मैं बुआ जी के शोहर का नाम लेती तो वो मुझे कुछ ना कहते। ये तकरीबन रात 8 बजे का वक्त था। आगे किसी जगह बस रुकी तो सारे मुसाफिर उतर गए। ड्राइवर भी शायद कि सिगरेट लेने उतरा गया था, मगर मैं ना उतरी। आगे की सीट पर दो बुर्का पोश औरतें बैठी हुई थी। वो बस में ही रही थी। अलबत्ता इनके साथ जो मर्द था, इसने इनको पानी और चाय ला कर दी। मैं घटरी बनी सीट पर सिमटी रही। जरा देर को वो औरतें भी उतरकर अपने मर्दों के साथ नीचे चली गई। तभी बस में दो अजनबी से आदमी सवार हुए जो घेरेदार शलवारें पहने और सर पर पगड़ियां बांधे थे। वो जो बोली बोल रहे थे मैं कुछ कुछ समझ पा रही थी। एक ने आस्था से कहा कि इसको बोतल और बिस्किट दो। अगर अकेली है तो हमारा काम तो बन जाएगा। ये वो लोग थे जो हमारे इलाके में खाना बदोश कहलाए जाते थे। और इनकी औरतें हमारे गांव में मौसम सरमा में भीख मांगने आया करती थी। वो कहती थी कि हम पहाड़ से आई हैं, हम पहाड़ी औरतें हैं,
میں اب شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ان میں سے ایک شخص جو ہی میرے پاس آیا، اس نے مجھے پکڑ کر میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا، جلدی کرو، کوئی آ جائے گا، رسی پکڑاؤ مجھے اور توڑے کا منہ کھولو۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ تو طاقتور مرد تھے، جبکہ میں نازک سی بچی ان کے آگے بے بس تھی۔ آواز میرے حلق میں پھنس چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوت سے مجھے اس توڑے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ایک شخص کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا، میں ایک زوردار چیخ ماری کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں ڈراتے تھے کہ ایسے لوگ خرکار کہلاتے ہیں اور بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ میں نے یہی سن رکھا تھا اور یہی بات اس وقت میرے دماغ میں سمائی کہ زور زور سے چیختی رہوں۔ میری خوش قسمتی کہ اگلی سیٹوں کے درمیان بس کے فرش پر بیٹھا ہوا کنیکٹر، جو شاید ٹکٹوں کا حساب کتاب کرتا تھا، بیٹھا سو رہا تھا، اور جو شاید ان اشخاص کو نظر نہ آیا تھا کہ اللہ نے مجھے بچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنانا تھا۔ میری چیخ سن کر وہ ہماری طرف لپکا تو وہ دونوں آدمی فوراً توڑا وہیں چھوڑ کر بس سے اتر گئے۔ اتنے میں مسافر بھی لوٹ کر آنا شروع ہو گئے۔ بس میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے توڑے میں سے چیخیں سنی تو فوراً مجھے باہر نکالا اور پانی پلایا۔ کوئی مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا تو کوئی باپ کا نام، کوئی گھر کا پوچھ رہا تھا، اور میں خوف سے جیسے نیم جان ہوئی جا رہی تھی۔ اسی بس کے مسافروں میں ایک پولیس والا بھی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ میں نے زمیندار کا نام بتایا کہ ان کے ہاں میں کام کرتی ہوں۔ آج ان کی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے چل پڑی۔ گاؤں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو بس میں بیٹھی تھی۔ اس دن میری قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے مجھے بچا دیا۔ انسپکٹر نے فوراً ہمارے زمیندار سے رابطہ کیا۔ وہ آ کر مجھے تھانے سے گھر لے گئے اور بہت سمجھایا کہ بچی، اگر تو بیگم سے ناراض تھی تو مجھ سے کہا ہوتا، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑ آتا۔ ایسے چوری سے گھر سے بھاگنا تو ٹھیک نہیں بیٹی۔ تیری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے تم کو مجھ تک پہنچا دیا۔ کوئی حادثہ تیرے ساتھ ہو جاتا تو تیرے ماں باپ کو تیری صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتے۔ اب تو بوہا جی بھی کافی پریشان تھی۔ مجھے گھر نہ پا کر دعائیں اور نوافل سے کام تھا۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کتنا بھی سنگ دل ہو، بالآخر اس کو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا ادراک ہو ہی جاتا ہے۔ بوا جی نے میرا ماتھا چھوا۔ مجھے واقعی ابھی بھی بخار سے میں جھلس رہی تھی۔ انہوں نے گلے سے لگایا، چمکارا اور کہا، ارے مجھے کیا خبر تھی کہ تو واقعی بخار میں پڑی تھی۔ میں سمجھی ویسے ہی جی برا کیا ہے۔ اچھا اب جا کر لیٹ جا، میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، دوا بھی دیے دیتی ہوں۔ شام تک بخار اتر گیا تو بھلی چنگی ہو جائے گی، ورنہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے کسی بات کا جواب نہ دیا تو ان کی پشیمانی اور بڑھ گئی۔ کہا کہ بھلا اب موڈ اچھا کر بھی لے، اب نہیں ڈانٹوں گی، مگر کبھی چوری سے گھر سے بھاگ کر نہ جانا۔ اس کے بعد بھوا جی نے مجھے نہ ڈانٹا، پیار سے رکھا، اور جب میں 16 برس کی ہو گئی تو مجھ کو میرے والدین کے حوالے کر کے کہا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی تم بیاہ کی فکر کرو اور اس کی جگہ چھوٹی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ مجھ سے چھوٹی بہن کو اماں ابا بھوا جی کے پاس چھوڑ گئے اور مجھ کو اپنا ہی گھر رہنا نصیب ہوا، مگر صرف 2 ہی سال۔ 2 سال بعد میری شادی ماموں کے گھر ہو گئی اور ان کی بیٹی بہو بن کر میرے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اب خاص بات یہ کہ ہم دونوں بہن اور بھائی کی شادیوں کے اخراجات زمیندار اور بھوا جی نے ہی اٹھائے۔ مجھ کو انہوں نے خوب جھیز دیا۔ جوڑے، کپڑے اور برتن، بستر، بیڈ اور ضرورت کی دوسری چیزیں جو مجھ سے لڑکی کے گھر بسانے کے سوچ سے کافی زیادہ تھی۔ اب مجھے عقل آئی کہ جنہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو باپ کے گھر سے عزت سے رخصت کیا، وہی اب میری چھوٹی بہن کو بھی اس طرح رخصت کرنے کا اہتمام کریں گے۔
اور یہ چمڑی ادھیڑنے والی بات تو بس ایک محاورہ ہی ہوتی ہے، ورنہ ابا بھی جانتے تھے کہ بوا جی مجھ سے کام ضرور لیں گی، مگر چار چوٹ کی مار نہیں دیں گی اور نہ ہی وہ میری چمڑی ادھیڑیں گی۔ ہاں، مگر کام لینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو وہ اپنا حق جانتے تھے، اور یہی ہم سے غریبوں کا مقدر تھا۔ اب میں یہی سوچتی ہوں کہ اس میں میرے خفا ہو کر گھر سے بھاگ جانے والی کوئی بات نہ تھی۔ ابا کی یہ مجبوری تھی کہ ان کی چار لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی۔ بوا جی کے در کے وہ اور کہاں جاتے؟ اب سوچتی ہوں بوا جی سخت مزاج ضرور تھی، ان کے دل میں ہم غریبوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ بھی موجود تھا، ورنہ دکھ سکھ میں وہ ہمارا ساتھ کیوں دیتی؟ جب بھی اماں غربت کی مار سے بھلک کر ان کے در پر سوالی بن کر گئیں، وہ کبھی خالی دامن نہ لوٹے۔ بوا جی کے وہاں ہم غریبوں کی شنوائی ضرور ہوتی تھی، تبھی تو وہ اپنی اولاد کو ان کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے تھے۔ کام کرنا تو ہم غریبوں کا مقدر ہے، مگر برے وقت میں کوئی در تو ہو کہ جس کو کھٹکھٹانے سے مدد کی امید رہے اور دستے سوال دراز کرنے کے بعد شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی میرے باپ کا کہنا تھا، اور اب یہی میرا بھی کہنا ہے۔ آج میری بچی 12 برس کی ہو گئی ہے، تو میں نے اس کو شہر جا کر راج بیبی، جو بوا جی کی بیٹی ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے۔ بے شک اپنی اولاد کسی کے حوالے کرنا برا ہے، اور بچوں سے محنت مشقت کرانا بھی جرم ہے، لیکن ہم غربت کے مارے لوگوں کی یہ مجبوری ہے۔ راج بی بی نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری بچی سے صرف کام ہی نہیں کرانا، بلکہ میں اس کو پڑھا بھی دوں گی، جس سے میں بہت خوش ہو گئی ہوں۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کریں گی بھی یا نہیں، مگر مجھ کو بھی بس یہی لالچ ہے کہ میری بچی پڑھ لکھ جائے۔ اسکول داخل کرانے کا چارہ نہیں ہے، شاید راج بی بی سے پڑھ کر ہی میری سوہنی کے مقدر جاگ جائے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو شعور دے اور ان کی قسمت سے غربت کو دور فرما دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔